So yesterday we discussed drift velocity. What is drift velocity? Drift velocity क्या है? How the conduction of electric current takes place in conductors. For this we considered the free electron gas theory. Free electron gas theory. Electron gas जैसा कुछ होता नहीं है, but it is considered that the free electrons behave like gas molecules. That's why it is called free electron gas theory. According to this theory, free electrons behave like gas molecules. It means they are always in fast random motion, and the energy for this fast random motion comes from the thermal agitation or thermal energy in the surroundings, जिसकी वजह से free electrons हमेशा fast random motion करते हैं. But there is no net displacement of electrons. It means there is no net flow of charge from one end to the other of the conductor. It means we require a guiding force to displace the electrons from one end to the other of the conductor. इसके लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ता है, और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है फोर्स, उस फोर्स की वजह से आता है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की वजह से हमें मिलता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ठीक है. So the expression we had derived for the drift velocity, it was E by m tau into v. This is in terms of potential difference applied across the conductor. ये हमारा आया था कल. और फिर हमने करंट की वैल्यू डिराइव की थी इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. वो इतनी आई थी, I equal to n E v d. Both the expressions are important. And if we write Vd in terms of electric field, then यहाँ पर L भी था, यहाँ पर L भी था. अगर Vd को E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में लिखना है तो V by L is इलेक्ट्रिक फील्ड, then it becomes E by m into E. और वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज का साइन भी लेंगे. ठीक है. दिस इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज़ इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये हमारा कल तक का डिस्कशन था. अब इसके आगे हम डिस्कशन करते हैं, और ओम्स लॉ तक हमें आज पहुंचना है. ठीक है. तो ओम्स लॉ तक कैसे पहुंचेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी सब्स्टिट्यूटेड इन दिस एक्सप्रेशन. तो I और Vd की वैल्यू जब यहाँ लिखेंगे तो V यानी पोटेंशियल डिफरेंस और I का रिलेशन हमें यहाँ से दिखने लगेगा. ओम्स लॉ में क्या क्या होता है? ओम्स लॉ में होता है पोटेंशियल डिफरेंस, करंट एंड रेजिस्टेंस. तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करें और लिखें I इक्वल टू n E a और Vd की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करें. Vd की वैल्यू क्या है? ये वाली वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में जो वैल्यू थी E tau by ml into V, पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है. यहाँ से हम निकाल लेते हैं V by I. V by I हमने कैलकुलेट किया इस इक्वेशन से. देन व्हाट डू वी गेट? वी गेट ml by n E स्क्वायर a tau. ये आ जाता है. ठीक है. दिस क्वांटिटी on the right side ml by n E square a tau is known as resistance. इसी को रेजिस्टेंस कहा जाता है. ठीक है. तो रेजिस्टेंस की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी? Therefore resistance of the conductor, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ये जो राइट साइड में वैल्यू आई है यानी V और I का रेशियो जिसको रेजिस्टेंस कहा जाता है, ये आ जाएगा ml by n E स्क्वायर a tau. ये आ गया. की वैल्यू इतनी आई. V और I के रेशियो को बोलते हैं रेजिस्टेंस. सो इट मीन्स दिस क्वांटिटी ऑन द राइट साइड इज़ रेजिस्टेंस. अब इसको ज़रा बहुत ध्यान से देखें, एकदम घूर के, तो हमें पता चलेगा कि हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. दो पार्ट्स में हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू को ऐसे करके लिखा, स्प्लिट करके लिखा. ठीक है. अब दो पार्ट्स में स्प्लिट करके क्यों लिखा है, ज़रा इस बात पे ध्यान दिया जाए. क्यों ऐसा लिखा, इससे फ़ायदा क्या हुआ? ये वाला जो पार्ट है, ये फर्स्ट ब्रैकेट में जो लिखा है m by n E स्क्वायर टाउ, ये जो क्वांटिटीज़ हैं इसमें क्या क्या क्वांटिटीज़ आ रहे हैं? कॉपी इस ब्रैकेट में क्या क्या क्वांटिटीज़ हैं? व्हाट इज़ m? m क्या चीज़ है? जल्दी बोलो. व्हाट इज़ m?
किसका मास? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. n is number of electrons in unit volume, not number of electron in unit volume. Okay. E is charge of electron. What is tau? Yes, correct. Time of relaxation, average time of relaxation. What is time of relaxation? Between two successive collisions there is some time gap. जब फ्री इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो वो दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन से, और जो एटम्स अपनी जगह में फिक्स हैं उनसे कोलाइड होते हैं. सो बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स द टाइम गैप इज़ देयर. दैट टाइम एवरेज ऑफ दोज टाइम गैप्स इज़ नोन एज एवरेज टाइम ऑफ रिलैक्सेशन. क्योंकि हर बार एक ही टाइम के बाद टक्कर हो ज़रूरी नहीं, कभी जल्दी हो जाएगी कभी देर में होगी, तो उस सब के एवरेज, ये सब कल डिस्कशन हुआ था कल वाले क्लास में. सो टाउ इज़ द टाइम ऑफ रिलैक्सेशन. तो ये जो क्वांटिटीज़ हैं ये माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ हैं, मतलब कंडक्टर के अंदर हैं, जो हमें डायरेक्ट दिखाई नहीं देते हैं. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन. ठीक है, ये सब किधर हो रहा है? कंडक्टर के अंदर. और ये क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर. ये बाहर है, बाहर से ही हमें दिखाई दे रहा है. ठीक है, ये मैक्रो क्वांटिटीज़. समझ आया? तो अब पता चल रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर दो तरह की चीज़ों पे डिपेंड करता है. वायर की लेंथ अगर बढ़ा देंगे, खींच दिया वायर को, तो लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा. कम या ज़्यादा डिपेंड करता है कि हम बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं. ठीक है, मतलब उस पर डिपेंड करता है, ये हमें पता चल रहा है. ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है, इसमें क्या क्या चीज़ें वेरिएबल हैं और क्या वेरिएबल नहीं है वो भी देख लेते हैं. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये तो कभी चेंज नहीं होते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज़ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ मैटर. पूरे यूनिवर्स में इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास वो कांस्टेंट है. तो बचा क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम एंड टाइम ऑफ रिलैक्सेशन. दो चीज़ें बची. ये चीज़ें डिपेंड करती हैं टेम्परेचर पर. अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ा देने से मटेरियल को एनर्जी मिलती है, एनर्जी मिलने से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ सकते हैं. ठीक है, बट कंडक्टर्स के केस में ये जो इंक्रीज़ है ये नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं. तो बचा टाइम ऑफ रिलैक्सेशन. टाइम ऑफ रिलैक्सेशन क्या है? कि दो सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच में जो टाइम लगता है, यानी टक्कर होने में जो टाइम लगता है. इफ़ यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, गिविंग मोर एनर्जी टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, देन व्हाट हैपेंस? दे विल मूव फास्टर, और तेज़ी से चलने लगेंगे. और तेज़ी से चलने का मतलब है कि टक्कर और जल्दी होगी. टाइम ऑफ रिलैक्सेशन विल डिक्रीज. टाइम ऑफ रिलैक्सेशन अगर डिक्रीज़ होगा तो ये पूरी क्वांटिटी का क्या होगा? इंक्रीज़ या डिक्रीज़? बढ़ जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा. समझ में आई बात? तो ये इससे हमें पता चला कि रेजिस्टेंस किन बातों पर डिपेंड करता है. बढ़ेगा घटेगा वो हम अभी डिस्कस करेंगे. तो ये वाला जो पार्ट था माइक्रो वाला, इसको एक अलग नाम दे देते हैं. रो सिंबल यूज़ किया है. रो कहलाता है रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल. ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है. सपोज कॉपर का वायर हमने लिया, कॉपर का कंडक्टर लिया, तो कितनी भी लेंथ लो, कितना भी एरिया लो, ये क्वांटिटीज़, ये जो चीज़ें हैं, ये तो वायर के अंदर है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है. ठीक है, कि कॉपर के यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, किस टेम्परेचर पर कितना टाइम ऑफ रिलैक्सेशन रहेगा, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है. इसीलिए हमने उसको अलग लिखा. ये मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं है. कॉपर का या एल्यूमिनियम का हम सेम लेंथ का वायर बना सकते हैं, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का वायर बना सकते हैं. ओके, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, एंड दिस प्रॉपर्टी इज डिफाइंड एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी. इसके लिए हमने रो सिंबल यूज़ कर लिया. ठीक है, तो अब देखो रेजिस्टिविटी, जैसा हमने अभी डिस्कशन किया है, ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है. टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम पे इफेक्ट हो सकता है, यानी रो विल डिपेंड ऑन टेम्परेचर. बट लेंथ एंड एरिया ये एक्सटर्नल फैक्टर्स जो दूसरे हैं, सपोज वायर को खींचा या कंप्रेस किया या प्रेशर लगाया, इन दैट केस एल और ए में चेंज. अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो रो चेंज नहीं होगा. अगर कोई दूसरे एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक प्रेशर और स्ट्रेस ऐसा कुछ नहीं है तो ये भी चेंज नहीं होगा, तो आर भी चेंज नहीं होगा. और जब आर चेंज नहीं होता है तब वी और आई का रेशियो, यानी कि यही तो आर था, ये भी चेंज नहीं होता है, तब ये कहलाता है ओम्स लॉ. समझ आया?
इसका मतलब है कि अगर हम इस इक्वेशन को लें और V/I इक्वल टू हम R लिख दें, ठीक है, दिस इज़ नॉट ओम्स लॉ, बट इफ़ देयर इज़ नो चेंज इन द एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ द कंडक्टर लाइक टेम्परेचर, प्रेशर और कोई स्ट्रेस भी नहीं है, then R becomes constant and then V/I is a constant, then it is known as Ohm's law. V/I equal to R is always true, but V/I equal to constant is not always true. It is true only when R is constant, and R is constant only when external factors around the conductor are constant. ठीक है, तो कभी पूछते हैं ओम्स लॉ क्या है, तो तुरंत स्टूडेंट्स तुरंत आंसर क्या देते हैं, V इक्वल टू आई आर. V equal to IR is not Ohm's law, or V/I equal to R is not Ohm's law. V is proportional to I when there is no change in the external conditions of the conductor. This is Ohm's law. Or you can say V/I is equal to constant when there is no change in the external conditions of the conductor. This is Ohm's law. V/I equal to constant होगा तो Ohm's law होगा, बट वो हमेशा नहीं होता है, उसके लिए कंडीशन है, ठीक है. बट V/I इक्वल टू R ओम्स लॉ है, ऐसा बोलोगे तो गलत है. V/I इक्वल टू R हमेशा सही है, बट V/I इक्वल टू R को ओम्स लॉ कहना वो गलत है, ठीक है. तो समझ में आ गई बात. सो इफ़ R इज़ कांस्टेंट, और अब R कांस्टेंट कब होता है, अब हमने डिस्कस कर लिया है. देन व्हाट हैपेंस, V/I इज़ इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज़ V इज़ प्रोपोर्शनल टू I. तब ये ओम्स लॉ हुआ. समझ आ गया. अब इस एक्सप्रेशन को यूज़ करते हैं और देखते हैं कि टेम्परेचर का इफ़ेक्ट क्या होगा. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सिलेबस का, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टिविटी. और रेजिस्टेंस भी कर सकते हैं. रेजिस्टेंस पे असर होगा टेम्परेचर का? नहीं होगा. रेजिस्टेंस पे असर, हाँ ठीक है, टेम्परेचर अगर चेंज हुआ तो रो भी चेंज हो सकता है, तो रेजिस्टेंस पे असर होगा, ठीक है. बट अगर रेजिस्टेंस चेंज नहीं हुआ तब रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर अगर चेंज नहीं हुआ देन रेजिस्टिविटी विल नॉट चेंज, देन रेजिस्टेंस विल चेंज ओनली व्हेन L और A इज चेंज्ड, ठीक है. तो मान लो कि L और A चेंज नहीं हुआ, ठीक है, तो अब क्या बचा, रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी चेंज कब होगी, जब टेम्परेचर चेंज होगा. तो अब हम क्या स्टडी करेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी, ठीक है. रेजिस्टिविटी आ गई कितनी, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल. याद रहे ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, वायर की नहीं, ठीक है. यानी कि कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कंफ्यूज करने के लिए, कॉपर का वायर था उसको खींच के डबल कर दिया, अब उसकी रेजिस्टिविटी कितनी होगी, कितनी होगी, नो चेंज, बिकॉज मटेरियल इज़ द सेम. बट व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द रेजिस्टेंस, चेंज होगा या नहीं, क्यों नहीं होगा, लेंथ बढ़ा दी ना, लेंथ बढ़ा दी है तो होगा, ठीक है. और अगर खींच कर बढ़ाते हैं, ऐसे ही जोड़ दिया वायर तो भी चेंज होगा, लेकिन अगर खींच कर बढ़ाया तो भी चेंज होगा, क्योंकि उस केस में एरिया भी तो चेंज हो जाएगा. जैसे एक रबर बैंड को खींचते हैं तो पतला हो जाता है, एरिया भी चेंज हो जाएगा, लेंथ भी चेंज हो जाएगी, ठीक है. वो अभी डिस्कस करेंगे बाद में. तो रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल हमारे पास आ गई कितनी, m/n² टाउ, ये रेजिस्टिविटी आ गई, ठीक है. अब हम एक एक करके देखते हैं कि टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होगा. पहले हम ले लेते हैं कंडक्टर्स. कंडक्टर्स में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स. फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, n पर लगभग कोई असर नहीं होगा. टाइम ऑफ रिलैक्सेशन विल डिक्रीज, जल्दी जल्दी टक्कर होने लगी, जल्दी जल्दी मतलब टाइम घट गया. तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन विल डिक्रीज, देयरफॉर रेजिस्टिविटी विल इंक्रीज, रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है. इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन रेजिस्टिविटी. समझ आ गया. टेम्परेचर इंक्रीज हुआ उससे क्या होगा, रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी. नॉन कंडक्टर्स, नॉन कंडक्टर्स में अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो नॉन कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल. तो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन वाली बात वहाँ पे एप्लीकेबल भी नहीं है. जब भीड़ है ही नहीं, पूरा खाली मैदान पड़ा है, तो टक्कर किससे होगी, या चलने वाले ही नहीं है. मान लो भीड़ भी है तो चलने वाले हैं ही नहीं, तो फिर किसकी टक्कर होगी.
टेम्परेचर बढ़ाओगे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा तो कोलिजन की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। फिर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्योंकि बहुत कम है, तो अब अगर दोनों चीज़ों को देखें कि n बढ़ेगा और टाउ घटेगा, दोनों में से ज़्यादा इफेक्ट किसका होगा? ज़्यादा इफेक्ट होता है n के बढ़ने का, ठीक है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने का इफेक्ट ज़्यादा होगा। टाउ का इफेक्ट ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ऑलरेडी कम है, तो उनका कोलिजन भी कम ही होगा। आई बात समझ में? तो इसलिए ज़्यादा इफेक्ट, रिजल्टिंग इफेक्ट किसका दिखाई देगा? इंक्रीज़ इन n। तो इंक्रीज़ इन n का इफेक्ट ज़्यादा होने का मतलब है कि रेजिस्टिविटी विल डिक्रीज़, ठीक है। इसमें हमने गलत लिख दिया ना, टाउ घटेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, गलत लिख दिया। टाउ घटेगा तो क्या होगा? डिनोमिनेटर घटेगा ना, डिनोमिनेटर घटेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। हाँ, ये ठीक हुआ, पहले गलत लिखा था। इफ़ टेम्परेचर इंक्रीजेज रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स ऑल्सो इंक्रीजेज, ठीक है। नॉन कंडक्टर्स में ऐसा होगा जैसा अभी हमने डिस्कस किया है। नॉन कंडक्टर्स, इफ़ टेम्परेचर इंक्रीजेज देन resistivity decreases because effect of increase in n will be more as compared to effect of decrease in tau। समझ गए? सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स में भी, सेमीकंडक्टर तो टेम्परेचर के लिए और ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। टेम्परेचर बढ़ा देने से इनमें चार्ज कैरियर्स, यहाँ पे हम फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बोलेंगे क्योंकि सेमीकंडक्टर में करंट, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, आयन नहीं होते, वहाँ पे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ठीक है। आयंस होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स में, तो सेमीकंडक्टर्स में होते हैं चार्ज कैरियर, हम उनको बोलते हैं चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। टेम्परेचर बढ़ा देने से चार्ज कैरियर्स का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, एब्रप्ट इंक्रीज़ होता है। एब्रप्ट मतलब सडनली, अचानक से बहुत ज़्यादा हो जाता है। एवलांश होता है, बल्कि एवलांश भी बोल सकते हैं। एवलांश का मीनिंग जानते ही हो, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 मल्टीप्लाई होते जाता है। दैट इज़ कॉल्ड एवलांश। एवलांश नहीं देखा है? पहाड़ों में होता है, बर्फ़ फिसलती है जो। एवलांश मतलब क्या होता है? जैसे देखा होगा पहाड़ में बर्फ़ नीचे फिसलती है, एक छोटा सा टुकड़ा पहले आता है, फिर उससे टकरा के फिर डबल, फिर 4 टाइम्स, फिर 8 टाइम्स, फिर 16 टाइम्स, ऐसे बढ़ते चला है। दैट इज़ कॉल्ड एवलांश। तो सेमीकंडक्टर्स में एवलांश होता है चार्ज कैरियर्स का। टेम्परेचर बढ़ाते हैं देन नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इंक्रीजेस एब्रप्टली, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि फिर टाउ का कोई मतलब नहीं रह जाता। टाइम ऑफ रिलैक्सेशन चेंज हुआ, घटा बढ़ा, डजेंट मैटर। n increases abruptly, so the resulting effect will be decrease or increase in resistivity। n बहुत ज़्यादा बढ़ गया, रो विल डिक्रीज, यस, तो रो में डिक्रीज हो जाएगा। इफ़ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस। यानी कंडक्टर में केवल टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी, नॉन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर दोनों में डिक्रीज हो जाएगी, यानी करंट विल फ्लो मोर ईजीली। ऐसे तो ये जो डिस्कशन था ये सब सॉलिड मटेरियल्स के लिए था, बट अगर हम टेम्परेचर का इफेक्ट इलेक्ट्रोलाइट पर भी डिस्कस करना चाहते हैं देन वी मस्ट कंसिडर इट डिफरेंटली। इलेक्ट्रोलाइट्स आर लिक्विड्स, लिक्विड्स में टेम्परेचर इंक्रीज करने से व्हाट हैपेंस, देयर विस्कोसिटी व्हाट हैपेंस, इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। विस्कोसिटी, लिक्विड्स की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी तुमने, विस्कोसिटी। इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड देन viscosity increases or decreases, decreases। viscosity is directly related to, you can say, thickness of the liquid, thickness, कितना गाढ़ा है लिक्विड। जैसे कभी किचन में गए हो तो कढ़ाई में अगर हम ऑयल डालेंगे ठंडे बर्तन में तो क्या होता है, गाढ़ा सा दिखेगा ऑयल, बट हीट होने के बाद वो पतला हो जाता है, देखा है ना। तो विस्कोसिटी डिक्रीजेस, पतला हो जाता है लिक्विड, विस्कोसिटी कम हो जाती है। पहले मीन्स लिक्विड बिकम्स लेस विस्कस, पहले ज़्यादा विस्कस था, गाढ़ा था, पतला हो जाता है। देन व्हाट हैपेंस, द मूवमेंट ऑफ आयंस, इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है, थ्रू द मूवमेंट ऑफ आयंस। सो इफ़ द लिक्विड बिकम्स थिन, थिन नहीं बोलना चाहिए, थिन तो दूसरा हुआ, लेस विस्कस। इफ़ द लिक्विड बिकम्स लेस विस्कस देन मूवमेंट ऑफ आयंस बिकम्स ईजियर, then what happens, resistivity will
डिक्रीज, रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी, फ्लो ऑफ करंट विल बिकम ईजियर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स इससे रिलेटेड नहीं है, ये बात याद रखना। इलेक्ट्रोलाइट्स का एक्सप्लेनेशन और इंक्रीज इन टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी का रिलेशन इससे रिलेटेड नहीं है, याद रखना इसको। ठीक है, इवन इससे भी रिलेटेड नहीं है, बट क्योंकि यहाँ पे चार्ज कैरियर्स की बात हो रही है, देन वी कैन कंसिडर इट पार्शियली। नाउ व्हाट वी आर डिस्कसिंग, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड देन विस्कोसिटी decreases, viscosity decreases, and which results in decrease of resistivity. But always remember, this cannot be explained on the basis of this expression. और एक टाइप के होते हैं सुपर कंडक्टर्स, इन पर तो कुछ भी अप्लाई नहीं होता, ना ये कुछ भी अप्लाई नहीं होता, बिकॉज सुपर कंडक्टर्स में खास बात यह है कि जब टेम्परेचर बहुत कम होता है, व्हेन दे आर एक्सट्रीमली कोल्ड, देन दे शो सुपर कंडक्टिविटी। और जो कंडक्टर होते हैं जनरली लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सुपर कंडक्टर नहीं होते हैं। सुपर कंडक्टर के बारे में आगे तुम फ्यूचर में हो सकता है पढ़ने मिले कहीं, अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, हो सकता है कहीं एक दो लाइन लिखी हुई हो। बट सुपर कंडक्टर्स आर द मटेरियल्स एट ए सर्टेन लो टेम्परेचर their resistivity becomes almost zero, and this was first observed in mercury at 4.2 Kelvin। अगर हम एक ग्राफ बनाएं resistivity of superconductor और टेम्परेचर का, then if you decrease the temperature, resistivity decreases, and at a certain temperature it becomes zero, and this was first observed in mercury at 4.2 Kelvin। ठीक है, ये मरकरी के लिए है, मरकरी का रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ। तो इस टेम्परेचर पे आके सडनली रेजिस्टिविटी नीचे आ जाती है, ज़ीरो हो जाती है, वैसे भी डिक्रीज़ होती है। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर सुपर कंडक्टर्स हैव ज़ीरो रेजिस्टिविटी, इट मीन्स अगर हम सुपर कंडक्टिंग मटेरियल का वायर बना लें तो उसमें रेजिस्टेंस फेस नहीं करना पड़ेगा, एंड ड्यू टू रेजिस्टेंस ओनली वी हैव टू स्पेंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर द फ्लो ऑफ करंट। अगर रेजिस्टेंस होगा ही नहीं तो हमें एनर्जी खर्च भी नहीं करनी पड़ेगी। एक बार करंट सेट कर दो, स्विच ऑफ कर दो, करंट विल कीप ऑन फ्लोइंग, बैटरी हटा दो, कनेक्शन बना रहने दो, बस बैटरी हटा दो, करंट फ्लो होते रहेगी। तो अगर ऐसा मटेरियल हमारे पास है तो हम उसको यूज़ क्यों नहीं करते हैं? कॉपर वायर, एल्युमिनियम वायर क्यों यूज़ करते हैं? इसमें इलेक्ट्रिसिटी, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी खर्च करनी पड़ती है, पूरा NPCIL बना हुआ है इसी के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल अगर यूज़ कर लें कि 4 केल्विन इज़ एक्सट्रीमली लो, -269, -273 0 केल्विन, 0 से जस्ट 4 डिग्री तो ज़्यादा है, यानी कि 269 -269 डिग्री सेल्सियस, उतना टेम्परेचर मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात है, जो सुपर कंडक्टिविटी अभी तक देखने को मिली है जिन मटेरियल्स में, दोज मटेरियल्स आर नॉट मेलेबल। मेलेबल मीन्स वी कैन नॉट मेक वायर्स फ्रॉम देम, हम उनसे वायर्स नहीं बना सकते। मोस्टली सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स या तो लिक्विड होते हैं या पाउडर फॉर्म में होते हैं, पाउडर जैसे होते हैं, तो उनसे वायर बनाना पॉसिबल नहीं है। तो दो बातें हैं ये, पहली बात तो ये कि इतना एक्सट्रीम लो टेम्परेचर मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है, और दूसरी बात है कि वो मटेरियल, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स मेलेबल नहीं है। ठीक है, फिर भी बहुत दिनों से, बहुत सालों से रिसर्च कंटिन्यूड है और कोशिश की जाती है हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर बनाने की, हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स। यस, ये हो गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट, दिस इज रेजिस्टिविटी नॉट कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। इसका, इस एक्सप्रेशन का अगर हम रेसिप्रोकल लिखेंगे दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो एग्ज़ाम में लिखते टाइम तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि तुम रेजिस्टिविटी बोल रहे हो या कंडक्टिविटी, बिकॉज इट इज़ जस्ट अपोजिट। तो कंडक्टिविटी के लिए हम जनरली सिग्मा यूज़ करते हैं सिंबल, सो इट बिकम्स NE² tau by m. So if you are willing to say resistivity increases but
सडनली तुम्हारा दिमाग अगर चेंज हो गया, रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी आ गया, देन यू हैव टू राइट डिक्रीजेस। समझ में आया? टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, बट इफ़ यू से कंडक्टिविटी देन यू विल से डिक्रीज। समझ में आया? याद रहना चाहिए। एनसीईआरटी या रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस क्या था हमने अभी लिखा ही था, रेजिस्टेंस क्या था, रो एल बाई ए। और ऐसे ही जैसे यहाँ पर हमने रेसिप्रोकल किया है, इधर भी कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो समझ गए होगे क्या हो जाएगा, 1 बाई रो ए बाई एल, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कंडक्टिविटी के टर्म्स में लिखा तो सिग्मा ए बाई एल। समझ में आ गया? 1 बाई रो इज सिग्मा। तो रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस। अनदर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज देयर, दैट इज मोबिलिटी। मोबिलिटी इसका दोबारा इसका यूज़ होगा जब हम सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे। मोबिलिटी का मतलब होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। म्यू इज इक्वल टू वी डी बाई ई। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमने क्या न्यूमेरिकल वैल्यू निकाली थी हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में, ई टाउ बाई एम। नहीं, टाउ जब लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में, ये था, हाँ, ई टाउ बाई एम इंटू ई। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, इफ़ यू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ दीज quantities do not change, they will change only when temperature is changed. If the temperature is constant, then this quantity will not change, Vd will be proportional to E. But this is not true for all the charge carriers. इलेक्ट्रॉन के लिए अलग, होल्स के लिए अलग, आयंस के लिए अलग। So drift velocity with respect to electric field changes and this ratio is known as mobility. मतलब एक बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो डिफरेंट चार्ज कैरियर्स में डिफरेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी, किसी में ज़्यादा किसी में कम। फॉर एग्जांपल ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ मोर देन दैट ऑफ होल्स, यानी सेम स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देने से इलेक्ट्रॉन्स में ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी, होल्स में कम आएगी। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नोन एज मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। ठीक है यहाँ तक?